1975 से 1978 तक मैंने अक्सर ईरान का सफ़र किया, कभी कभार लातीनी अमेरिका, इंडोनेशिया और तेहरान के दरमियान सफ़र करते हुए। शाहशाह उसका सरकारी लक़ब, जिसका मतलब शहंशाहों का शहंशाह है, दूसरे ममालिक के मुकाबले में जहां हम काम करते थे एक मुनफरिद सूरत हाल पेश करता था। ईरान सऊदी अरब की तरह तेल की दौलत से मालामाल था और इसे अपने अजीम अलशान मंसूबों के लिए कर्जों की ज़रूरत नहीं थी। ताहम यह सऊदी अरब से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ था। इसकी बड़ी आबादी ज़्यादातर गैर अरब शिया सुनी नहीं थी और बहुत सी ईरानी ख्वातीन निकाब से ग्रेस करती थीं, कुछ तो मनी सेक्रेट्स भी पहनती थीं। ईरान की अंदरूनी सियासी कशमकश और पड़ोसियों के साथ कशीदा ताल्लुकात की तारीफ ने इसे मज़ीद मुमताज़ किया। हमारा नुक्ता नज़र ख़ास तौर पर तरतीब दिया गया था। वाशिंगटन और कॉरपोरेट अमेरिका ने मिलकर शाह को तरक्की की अलामत के तौर पर पेश किया। हमने एक बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की ताकि शाह को अमरीकी सियासी और कॉरपोरेट मफादात का जमहूरी हलीफ दिखाया जाए। इसके आमिराना लक़ब और उससे पहले जमहूरी तौर पर मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ CIA की हिमायत याफ्ता बगावत को नज़रअंदाज करते हुए मकसद इसकी हुकूमत को इराक, लीबिया, चीन और कोरिया जैसे ममालिक में उभरते हुए अमरीकी मुखालिफ जज्बात के मुकाबले में एक मुतबादिल के तौर पर पेश करना था। शाह को गरीबों का हमदर्द दिखाया गया, जिसने 1962 में बड़ी निजी ज़मीनों को तकसीम करके किसानों को दिया और 1963 में सफ़ेद इनकलाब शुरू किया, जो समाजी और माशी इस्लाहात का एक वसी एजेंडा था। 1970 की दहाई में ओपेक के असर और रसूख बढ़ने के साथ शाह एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा, जिसे मशरिक़ वस्ती की सबसे ताकतवर फौजी कुव्वतों में से एक की हिमायत हासिल थी। मैन के मंसूबों ने ईरान के बेशतर हिस्सों को शामिल किया, शुमाल में बहेरा कैस्पियन के सियाहती इलाकों से लेकर जुनूब में आबनाए हुर्मुज़ के करीब खुफिया फौजी तनसीबात तक। हमारा किरदार इलाकाई तरक्की की सलाहियत की पेशगोई करना और बढ़ती निज़ाम पैदावार, तरसील और तकसीम डिज़ाइन करना था, जो उन पेशगोइयों में तसव्वुर करदा फौजी, सनती और तिजारती तरक्की के लिए तवानाई फराहम करे। मैंने ईरान के बड़े हिस्सों की सैर की, किरमान से बंदर अब्बास तक सहराई पहाड़ों में कदीम काफिला रास्तों का सुराग लगाया और पर्सिपोलिस के खंडात घूमे, जो कदीम दुनिया का एक अजूबा था। मैंने शिराज, अस्फहान और पर्सिपोलिस के करीब अजीम खैमा शहर जैसे मशहूर मकामात का दौरा किया, जहां शाह की ताजपोशी हुई थी। इन सफ़रों के ज़रिए मैंने ईरान की पेचीदा सकाफत और लोगों से गहरी मोहब्बत पैदा की। सतह पर ईरान ईसाई मुस्लिम हम आहंगी का नमूना दिखाई देता था, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के नीचे मैंने उबलता हुआ नाराज़गी पाया। एक शाम 1977 में अपने होटल वापस आने पर मैंने अपने दरवाजे के नीचे एक नोट पाया, जिस पर यामीन नामी शख्स के दस्तखत थे। एक सरकारी ब्रीफिंग में इसे एक बदनाम बावी के तौर पर बयान किया गया था, लेकिन इसके खूबसूरत अंग्रेजी खत ने मुझे एक रेस्टोरां में मिलने की दावत दी, बशर्ते कि मैं इस ईरान को देखने में दिलचस्पी रखता हूं, जो मेरी पोजीशन वाले लोग शाज़ व नादिर देखते हैं। ये जानते हुए कि यामीन को मेरा असली किरदार मालूम है या नहीं, मैं इस पुरअसरार शख्सियत से मिलने की ख्वाहिश को रोक ना सका। एक टैक्सी ने मुझे एक बुलंद दीवार के सामने एक छोटे से गेट पर उतारा, जो इतनी बुलंद थी कि पीछे की इमारत नजर न आती थी। एक ईरानी खातून ने मुझे एक तन राहदारी से गुजारा, जिसे निचली छत से लटकते आराइशी तेल के लैंप रोशन कर रहे थी। हम एक चमकदार कमरे में दाखिल हुए, जिसकी दीवारें कीमती पत्थरों और मोतियों से जड़ी थी और बुलंद सफ़ेद मोमबत्तियों से रोशन थी, जो पेचीदा कांसी के झाड़ फानुसों से निकल रही थी। ये जगह हीरे की अंदरूनी तरह चमकती थी। एक लंबा आदमी लंबे सिया बालों और नीले रंग के तैयार करदा सूट में आया और खुद को यामीन के तौर पर मुतारफ कराया। इसका बरतानवी तालीम याफ्ता लहजा और शाइस्ता ज़ाहिरी शक्ल एक बावी के तसव्वुर से मुतसादिम थी। इसने मुझे एक अलग थलग गोशे में ले जाया, जहां राजदारी की यकीन दहानी कराई और मुझे लगा कि ये रेस्टोरां खुफिया मुलाकातों का मरकज था। हमारी मुलाकात शायद इस रात वाहिद गैर रोमानवी थी। यामीन बहुत खुश अखलाक था। इसने मुझे महज एक माशी मुशीर समझा, मेरे गहरे मकासद से बेखबर, और बताया कि इसने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं पेस कोर के रज़ाकार रहा था और ईरान की सकाफत और लोगों के साथ खुलने मिलने की कोशिश करता था। आप अपने पेशे के लिए जवान हैं, इसने कहा। हमारी तारीख और मसाइल में आपकी दिलचस्पी हमें उम्मीद देती है। इसकी गर्मजोशी, खूबसूरत माहौल और दीगर खाने वालों की मौजूदगी ने मेरी घबराहट को कम किया। मैं जावा में रासी या पनामा में फीडल जैसे मकामी लोगों के साथ दोस्ती करने का आदी था और मैं इसे अपनी खिली सोच की तारीफ समझता था।
جب آپ کسی ثقافت کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں تو لوگ تیزی سے آپ کی طرف گرم ہوتے ہیں۔ یامین نے پوچھا کہ کیا میں فلاورنگ ڈیزرٹ پروجیکٹ کے بارے میں جانتا ہوں، جس کے بارے میں شاہ نے دعویٰ کیا کہ وہ ایران کے صحراؤں کو لاکھوں درخت لگا کر دوبارہ زرخیز میدانوں میں بدل دے گا، جو مبینہ طور پر قدیم فوجوں کے مویشیوں کے پودوں کو کھا جانے سے پیدا ہونے والی خشک سالی کو پلٹ دے گا۔ اس پر سینکڑوں ملین ڈالر خرچ ہوں گے، اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور اب جیسی کمپنیاں خوب منافع کمائیں گی۔ میں نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ پروجیکٹ ایرانی اقدام سے شروع ہوا تھا۔ اس نے ستم ظریفی سے ہنسا دعویٰ کیا کہ یہ امریکی حکومت کی چال تھی جس میں شاہ اس کا پتلا تھا۔ ایک سچا پارسی کبھی اس کی اجازت نہیں دے گا، اس نے کہا، وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ پروجیکٹ ایران کی ثقافتی ساخت کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ صحرا ہماری شناخت ہے، ہم صحرا ہیں۔ اس نے بتایا کہ شہری ایرانی صحرا میں چھٹیاں مناتے ہیں، ہفتوں تک خاندانی خیموں میں رہتے ہیں، اور اس کے لوگ بدوی اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اسے سبز کرنے سے اس نے استدلال کیا زراعت سے زیادہ خطرہ تھا، یہ ثقافتی تباہی کا خطرہ تھا۔ اس نے امریکی مقامی ثقافتوں کی ماحولیاتی تباہی سے موازنہ کیا، پوچھا، آپ کے انڈینز کے طرز زندگی کو کیا نے تباہ کیا یہ ان کے ماحول کی تباہی نہیں تھی۔ یامین نے اپنے صحرائی تجربات کی ذاتی کہانیاں شیئر کیں جو اس کی اہمیت کا واضح نقشہ پیش کرتی تھیں۔ جب ہم الگ ہوئے اس نے مجھے گیٹ تک پہنچایا جہاں میری ٹیکسی انتظار کر رہی تھی۔ ہمارے وقت کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر میری جوانی اور کھلے پن کو نوٹ کیا، مجھے مستقبل کے لیے امید کی علامت سمجھتے ہوئے۔ پھر اس نے ایک درخواست کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ایک عزیز دوست سے ملیں جو ہمارے شہنشاہ کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ وہ آپ کو چونکا سکتا ہے لیکن یہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرے گا۔